नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज आयुष्मान भव में हम बनेंगे आपके सबसे अच्छे दोस्त। आज बात किसी शारीरिक बीमारी की नहीं होगी, बल्कि बात होगी मानसिक अवसाद की, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको हमेशा निराश, परेशान और दुखी करती है और उससे बाहर आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप तुरंत फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। आपके हर सवाल और तकलीफ को सुनने के लिए और डिप्रेशन का निदान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण ओबरॉय। डॉक्टर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसरी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आपको या फिर आपके किसी अपने को आप अवसाद के लक्षणों से जूझता देख रहे हैं, तो हमें कॉल मिलाइए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं। अवसाद कई बार थोड़े समय के लिए ही रहता है, लेकिन कभी कभी यही अवसाद खतरनाक रूप ले लेता है। अवसाद की स्थिति तब पैदा होती है जब हम जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं, और जब यह स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को जीना ही बेकार लगने लगता है। अगर आप बिना किसी वजह के उदास रहते हैं, मन दुखी सा रहता है, साथ ही कमजोरी भी महसूस होती है, तो इसका मतलब आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आजकल उदासी आम समस्या बनती जा रही है। इस मानसिक अवसाद के प्रमुख कारणों में जीवन शैली, काम का दबाव, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आदतें, आनुवांशिक प्रवृत्ति, रिश्तों का दबाव, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन शामिल है। समय के साथ बढ़ते घरेलू विवाद, आपसी मतभेद, कार्य की व्यस्तता, दूसरों से आगे निकलने की होड़, अपने मन के अनुरूप कार्य का ना होना, दफ्तर में अपने से ऊपर बैठे अधिकारी से तिरस्कृत किया जाना, बढ़ता तनाव और गलत संगत की वजह से किसी नशे का आदी हो जाना, बदलते समय के अनुरूप अपनी सोच में बदलाव ना लाना, लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहना, और सबसे महत्वपूर्ण कारण अपने अंदर की प्रतिभा और क्षमता को नजरअंदाज करके अपने आप को दूसरों से हीन समझना डिप्रेशन के मुख्य कारणों में से है। बड़े तो बड़े, बच्चे और युवा भी तेजी से इस रोग का शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई का अत्यधिक बोझ, घर पर होमवर्क का टेंशन, माता पिता द्वारा बच्चे पर दबाव डालना, बच्चों को अपनी रुचि के अनुरूप कार्य करने से रोकना वगैरह इसका मुख्य कारण है। इससे ग्रसित व्यक्ति में ऊर्जा और उत्साह की कमी रहती है, काम में मन नहीं लगता, भूख और नींद कम आती है, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है, किसी भी नए कार्य या जिम्मेदारी का निर्वाह करने में डर महसूस होता है। इसके अलावा शरीर में थकान महसूस होती रहती है, एकाग्रता में कमी आ जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी मन में आत्महत्या की भावना भी पैदा होती है। लेकिन कई बातों का ख्याल रखकर मनोअवसाद यानी डिप्रेशन से बचा जा सकता है। अगर आपके पास खाली समय है तो फालतू नहीं बैठे, बल्कि उस समय में अपनी रुचि का कोई कार्य करें, या किसी पत्रिका या पुस्तक को पढ़ें, या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी अच्छे विषय पर बातचीत करें। सामने वाले व्यक्ति की जो बात अच्छी ना लगे उसे नजरअंदाज कर दें। रोज योग का सहारा लें या किसी भी तरह का व्यायाम जरूर करें। अपनी गलतियों पर दुखी होने की बजाय कोशिश करें कि आगे से वो गलती ना हो, और सबसे जरूरी बात ये मानकर चलें कि संघर्ष और विषम परिस्थितियां जीवन का अभिन्न अंग हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाने से डिप्रेशन को दूर भगाया जा सकता है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉल मिलाइए। हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्टूडियो में आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर यतनपाल, अगर आपसे शुरुआत करूं तो मैंने ऐसा सुना है कि 40 साल की उम्र को ऐसा मीन एज माना जाता था, लेकिन आज अगर देखें तो बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग सभी में कहीं ना कहीं अवसाद देखा जा रहा है। और
हर उम्र के लोग इसके शिकार बन रहे हैं, तादाद भी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। क्या वजह क्या है इतने बड़े स्तर पर अवसाद के फैलने की? आप सही कह रहे हैं कि अवसाद एक ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी एक विशेष आयु वर्ग तक सीमित है। बच्चों में, किशोरों में, युवाओं में और जो एल्डरली लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उनमें भी बीमारी देखी जाती है। बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक प्रमुख रीज़न जो है, जो फैक्टर है, वो है कि आज के दिन जो हमारी लाइफ के डिमांड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस औरों को और स्वयं हमें खुद से हैं, कई बार वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनको मीटअप करने के लिए, उस एक्सपेक्टेशन तक लिव अप करने के लिए हम खुद को इतना स्ट्रेस या स्ट्रेन करते हैं कि वो अवसाद के रूप में हमें दिखाई देने पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर तनुजा, अवसाद को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में ये कहा है, कोई भी मानसिक बीमारी है वो जब तक नहीं होती जब तक मन का बल अच्छा है। मानसिक कमजोरी है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो मानसिक कमजोरी में अगर हो गई तो कोई भी व्याधि हो जाए, जब तक नहीं होगी। और मानसिक कमजोरी कब होगी? तो आयुर्वेद में मन को संतुलित करने के लिए सत्व, रज और तम, ये 3 गुण कहे हैं, जिसमें सत्व गुण अत्यधिक है तो मानस खंभीर होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती। तो बाहर कितना भी स्ट्रेस है तो किसी को हम अंदर नहीं लेते, वी आर रेडी टू कोप अप विद द स्ट्रेस। लेकिन जब मन में तमोगुण अधिक हो गया तो मेंटल इनर्शिया, डिप्रेशन, अवसाद, जिसको आयुर्वेद में विषाद, मनोदैन्य और अवसाद बहुत अच्छी तरह से कहा है। रजोगुण अधिक है तो एंजाइटी हो जाएगी। तो हम यही प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ में ये कहते हैं कि तमोवर्धक तामसिक आहार, विहार, आचार, इससे बचे जिससे डिप्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल। और कार्यक्रम में पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से ललित ने हमें फ़ोन किया है। ललित, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सवाल पूछिए। ललित, अपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैम, मैं जो मेरी वाइफ है वो पिछले 1.5-2 साल से डिप्रेशन से पीड़ित हैं। जी। हाँ जी, उनके सिम्टम्स मैडम ये हैं कि मतलब उन्हें मतलब बात बात पे मतलब जब दवाइयाँ छोड़ देती हैं तो रोना आता है, मन नहीं लगता है। तो मतलब बिना दवाइयों के मतलब उनका मतलब जो आम जीवन है, मतलब वो जो पहले थी वो मतलब डिफरेंस है उसमें। अच्छा, ठीक है। तो मैम, जैसे अभी उनका इलाज मतलब विकास सैनी डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हैं मेरठ में, काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन बिना दवाइयों के वो 1-2 घंटा भी नहीं रह पाती हैं। अच्छा, सर में दर्द। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर यातन, आप कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जो अवसाद की बीमारी का इलाज है, उसके लिए जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ वक्त लगेगा उनका इफ़ेक्ट आने में, और वो इफ़ेक्ट आने के बाद वो बीमारी दोबारा से ना आए, तो उसके लिए भी जब सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ समय के लिए दवाई रेगुलरली लेना ज़रूरी होता है। तो जैसा ललित जी बता रहे हैं कि उनकी वाइफ जिस दिन डोज मिस करती हैं उस दिन सिम्टम्स फिर से आ जाते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो इसका ये एक इंडिकेटर है इस बात का कि अभी तक बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कुछ केसेस में अवसाद एक क्रॉनिक फॉर्म ले लेता है, करीब 10% केसेस में, जहाँ पे इसकी ड्यूरेशन 2 साल या उससे ज़्यादा भी खिंच सकती है। तो हो सकता है कि इस तरह का केस हो। तो मेरी सलाह ये है कि उनको दवाई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई भी डोज दवाई को रेगुलरली लेना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक डॉक्टर आपको ये सलाह ना दे कि अब आपकी बीमारी को ठीक हुए कुछ महीने हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ही दवा को बंद करने का सोचना चाहिए। प्रोफेसर तनुजा, आप क्या कहेंगे इनके लिए? जी, मैं ये कहूँगी कि आयुर्वेद में कोई भी डिप्रेशन का जो इलाज है या मानसिक बीमारी का, तो उसके लिए दवाओं के साथ साथ एक बहुत अहम बात कही है कि इसको कहे कि धी धैर्य आत्मविज्ञानम मनोदोषौषधम परम। इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन किस वजह से हुआ है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए। इट में बी अ सिम्टम, इट में बी डिसीज और सिंड्रोम, जैसे अभी कहा। लेकिन हमारी सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। हम कितनी भी मेडिसिन खाएं, लेकिन जो एक नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच की तरफ बदलने के लिए ये जो मानसिक सोच है, थॉट प्रोसेस है, एटीट्यूड है, इसके लिए एक तो उनका आहार सात्विक होना चाहिए। उनकी लाइफस्टाइल में दिन में बहुत सो रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। नींद उनकी ठीक होना चाहिए। एक सतपुरुष कोड ऑफ कंडक्ट कहा है, उसको लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक वो पंचकर्म कर सकते हैं जिसमें डिप्रेशन बहुत जल्दी ठीक होगा, जिसमें
वमन है, नस्य है, शिरोधारा, इसकी जोड़ लेंगे तो दवा बहुत जल्दी कम हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको रिजुविनेटर्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स कहा है, मेध्य रसायन, जिसमें शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर वो रात में ले तो मेंटल कामनेस, ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी, नींद अच्छी तरह आ जाएगी और एक हैप्पी हार्मोन्स अच्छे दिमाग में संचलित हो गए, जिससे सकारात्मक सोच की तरह जल्दी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ललित, आप अपनी पत्नी के लिए जो दवाएं कर रहे हैं उसके साथ साथ तमाम आयुर्वेदिक तरीके भी बताए हैं यहाँ पर डॉक्टर ने, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो जल्द से जल्द ठीक हो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लखबीर चौधरी ने देवास से हमें कॉल किया है। लखबीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। जी हेलो। जी लखबीर, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। मैडम ये जब 17 से 18 साल का था। जी हाँ ओके। जब मैडम मैं 17 से 18 साल का था तब मेरी ना जो सोचने और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो शक्तियाँ थी वो बड़ी अच्छी थी। बट अब जब से मैं जितना मेरी उम्र बढ़ते जा रही है, मतलब मेरी बहुत प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है और मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी दूसरों से सहयोग मांगता हूँ मेरा, और एडवाइस मांगता हूँ कि भैया मैं ये प्रॉब्लम में हूँ तो इस पे ओवरकम कैसे हो सकूँ फटाफट। अभी आपकी उम्र कितनी है? पापा से सजेशन मांगता हूँ चीजों का, या किसी बड़ों से। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी दिक्कतें हो रही मुझे सॉल्व करने में। अच्छा, ये आपकी उम्र कितनी है लखबीर? मैडम 22 साल। 22 साल, ठीक है। लखबीर, आप अभी बने रहिएगा फोन लाइन पर। डॉक्टर प्रवीण, लखबीर के लिए आप क्या बताएंगी? अभी उम्र इनकी ऐसी है, 17-18 साल से कह रहे हैं, फिलहाल 22 साल के हैं जी। तो क्या आत्मविश्वास में कमी है या क्या दिक्कत है इन्हें? नहीं मैडम, एज सच इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे जब ये 18 साल के थे तो हो सकता है जब इनका मनोबल स्ट्रांग था और उस समय ये अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते थे। अब उस 18 साल के बाद में उनकी लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी हो जिसकी वजह से उनके अंदर ये डिप्रेशन की भावना आ गई हो। वो घटना किसी भी तरीके से हो सकती है। बाई चांस जैसे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उनको उसका रिजल्ट ना मिला हो, या कोई घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है, या जो वो बनना चाहते हैं आगे वो ना बन पाए हों, जिसकी वजह से समटाइम्स जो हमारे फेलियर्स होते हैं लाइफ में वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। और उसके वजह लिए जो हमारे को हम होम्योपैथिकली हम इनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम इनके लिए ऐसे करेंगे कि जैसे ये पेशेंट जो हैं अपना जो जिस भी काम में लगे हुए हैं उस काम में अपना मन लगा के काम करें, अपना मनोबल बढ़ाएं। और जब इनके जो इसके अलावा और भी कई सिम्टम्स होंगे, फिजिकली और मेंटली बहुत सारे सिम्टम्स होंगे जिनसे ये जो इनको कई बार पता भी नहीं होगा कि इस बीमारी की वजह से है या इस किसी और तकलीफ की वजह से है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेंटल फिजिकल्स पूरी हिस्ट्री लेके एज ए होलिस्टिक अप्रोच करके उनको दवाई देंगे। साथ में इसमें एक और बड़ा फैक्टर होता है, जब इंसान की ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है तो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में जो इनके पेरेंट्स हैं वो इनको कॉन्फिडेंस दिलाने में मदद करेंगे। तो डेफिनेटली इसके साथ में ये अपने आप को इस जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन है उससे ओवरकम कर लेंगे। मेडिसिन, काउंसलिंग, पेरेंट्स की, डॉक्टर की और साथ में इनका अपना मनोबल, बिल्कुल तीनों चीज़ें। बिल्कुल। एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ गौरव जुड़े हैं। गौरव, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए। जी हेलो। जी गौरव, सवाल पूछिए। मेरी माता जी की उम्र 55 साल है जी, और उन्हें काफी ज्यादा एक तो चीजें भूलने की आदत है जी जी, और भी और उन्हें गुस्सा भी बहुत, छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, और हम समझ नहीं पाते कि ये कोई मेंटल डिप्रेशन है, ये क्या है। हमारे घर में वैसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हाँ, बट समझ में नहीं आता क्या करें। ये कब से इस तरह का व्यवहार है उनका? ये 2 या 3 साल से ऐसा हुआ है। अच्छा, 2 या 3 साल से। डॉक्टर यतन, क्या बताएंगे आप? गौरव जी, मैं कहूँगा कि अगर जैसा आप कह रहे हैं कि 1 या 2 साल से ऐसा चल रहा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। एक कई बार जो गलती हमसे होती है वो ये होती है कि हमें लगता है कि सब कुछ सही है, बट एक इंडिविजुअल को वो चीज़ें कैसी लग रही हैं ये उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि घर में बाकी लोगों को लगे कि आमदनी भी सही है, घर में सब कुछ सही चल रहा है, हमारे रिलेशंस भी ठीक हैं, बट कई बार एक इंडिविजुअल के लिए जो मीनिंग होता है लाइफ में कि मेरे लिए चीज़ें कैसी चल रही हैं, उस पर्सपेक्टिव को समझना ज़रूरी है।
जहाँ तक याददाश्त की कमी की बात है तो अवसाद की बीमारी में याददाश्त का कम होना एक कॉमन सिम्टम है। अच्छा। तो ज़रूरी नहीं कि ये बीमारी याददाश्त की है। कई बार डिप्रेशन के चलते, अवसाद के चलते हम चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जो इनकी मदर में सिम्टम देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इरिटेशन भी है, इरिटेबिलिटी भी है, कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो ये डिप्रेशन के 2 कॉमन सिम्टम्स हैं इस एज ग्रुप में। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो किसी मनोचिकित्सक से मिलें, उनकी सलाह लें और एक पूरी वैल्यूएशन करवा लें। एक और बात जो ध्यान रखने की है, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है, वो 60 के करीब जा रही हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि हम डिमेंशिया के अभी एक बार स्क्रीन कर लें और पता करें कि डिमेंशिया की प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें। यानी एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें इस मामले में। प्रोफेसर तनुजा, आप क्या राय देंगे? जी, मैं इसमें ये कहूँगी कि देर इज़ वन कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन। अगर वो भूल रही है तो दैट इज़ एज रिलेटेड, क्योंकि 55 इज़ द एज वेयर हम छोटी छोटी बातें भूल जा रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि लगातार अगर ऐसे है तो हमें देखना पड़ेगा किस वजह से। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज़ अ मेनोपॉज। इस एज में मेनोपॉज होता है तो आयुर्वेद में हम कहते हैं कि वात की वृद्धि होती है, रजोगुण बढ़ता है। तो हमें ऐसे सूदिंग मेध्य रसायन देने चाहिए, जैसे कि ब्राह्मी हैं तो उनको रात के सोते समय अगर ब्राह्मी ले, जटामांसी की चाय ले तो उसमें बहुत उनको मदद होगी। और दूसरा एक वो अभ्यंग करें, मसाज करें, हफ्ते में 1 बार मसाज करें, शिरोधारा करें। नेज़ल घर का जो अच्छा ताज़ा गाय का घी है अगर 1-1 बूंद नाक में डालें तो इससे बहुत असर होगा। वात की कमी, वात का यानी शमन होगा। आहार में भी उम्र के हिसाब से बदलाव करें तो उसका जी, असर और दिखेगा। ताज़ा अन्न मतलब सात्विक आहार में चाहे कोई भी चीज़ ले, लेकिन वो फ्रेश होता है, फ्रेशनेस वो जो मन की ताजगी भी रखता है। तो फ्रेश डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर यू टेक दैट शुड बी फ्रेश, दैट इज़ द की। बिल्कुल। इसके बाद अगर डॉक्टर रतन हम उम्र के हिसाब से बात करें तो अगर पहले मैं 13 से 15 साल के बच्चों की बात करूं अगर, तो एक आंकड़ा मैं कहीं पढ़ रही थी कि हर 4 में से 1 बच्चा अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार है भारत में। ये आंकड़ा कितना सही है, और क्या ऐसा हो सकता है कि घर में माँ बाप समझ ही ना पाते हों कि हमारा बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है? तो क्या किया जाए इसके लिए? देखिए, पेरेंट्स के लिए ये समझना कि हमारे बच्चे में अवसाद की शिकायत है या नहीं, उसके लिए यह ज़रूरी है कि वो बच्चे के साथ एक डायलॉग जारी रखें। कई बार क्या होता है, जो हमारे क्लिनिक्स में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कि पेरेंट्स को बहुत वक्त लग जाता है समझने में कि हमारे बच्चे में कोई परेशानी है, और उसके चलते जब वो हेल्प सीख करते हैं तो उसमें बहुत डिले हो चुका होता है। तो यह पता करना कि बच्चे में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे से रेगुलरली कम्युनिकेट करें, ताकि आप समझ पाएँ कि जो हमारा बच्चा कुछ समय पहले तक था वो ऐसा बिहेव कर रहा है या उसमें कोई चेंज आ रहा है। एक चीज़ समझनी पेरेंट्स के लिए ज़रूरी ये है कि अवसाद एक कॉमन बीमारी है, तो आपको प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। कि ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे बच्चे में ये नहीं होगा, ये अप्रोच शायद ठीक नहीं है। आपको एज अ पेरेंट ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके बच्चे में कोई लास्टिंग चेंजेस हैं उनके बिहेवियर में, जैसे कि वो इरिटेट हो रहे हैं, वो बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, ज़िद पकड़ रहे हैं, आपसे बातचीत करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स हो सकते हैं अवसाद की बीमारी के। कई बार बच्चों में अवसाद टिपिकल फीचर्स से नहीं दिखाई देता है, वो एक अलग तरह की प्रेजेंटेशन से दिखाई देता है। तो पेरेंट्स के लिए इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर बच्चों की ही बात करूं मैं डॉक्टर, तो हम देखते हैं कि बच्चे होम्योपैथी दवाइयाँ भी बहुत आसानी से लेते हैं। होम्योपैथी किस तरह से बच्चों में अवसाद को देखता है और किस तरह का इलाज है होम्योपैथी में? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो डायग्नोसिस पार्ट है वो हमें पहले देखने के लिए पेरेंट्स को अवेयरनेस बनानी बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स बेसिकली क्या है कि अगर उनके बच्चे में कोई कमी आ भी रही है तो उसको एक तरीके से ये मानते हैं कि शायद इसमें थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी, और वो किसी भी साइकेट्रिस्ट की या किसी भी डॉक्टर की सलाह लेने से भी हिचकिचाते हैं। जबकि अगर वो किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने को अगर वो ये मानते हैं कि भैया हमारा बच्चा कोई पागल थोड़ी ना है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। कि बेसिकली साइकेट्रिस्ट इज अ सेकेंड हेल्प बेसिकली टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशंस, जो कि आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चों में, पीयर प्रेशर है। छोटे छोटे बच्चों में आप देखेंगे उनके घर में ये गाड़ी है, हमारे पास ये नहीं है, उनका बच्चा ये लेके आता है, हमारा बच्चा हमारे पास ये नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चों में भी पीयर प्रेशर जो इतना ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। और कई बार पेरेंट्स उसको कोप अप कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। अगर पेरेंट्स उसको लाइटली लेते हैं, और एक आजकल जो बहुत अच्छा
इम्पैक्ट हो गया कि स्कूल्स में भी उन्होंने साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स को रखना शुरू कर दिया, विच इज़ ए वेरी गुड इम्पैक्ट, जिससे कि आजकल अवेयरनेस बढ़ने से पेरेंट्स भी अवगत हो गए हैं एंड दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग टू होम्योपैथिक डॉक्टर्स ऑल्सो। देयर आर वेरियस डिजीजेज जिसमें हमारे पास क्लिनिक्स में, हमारे सेंटर्स में डॉक्टर्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कि इसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया है और इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। उसमें हम लोग जो है पूरे होलिस्टिक तरीके से होम्योपैथिकली उनका ट्रीटमेंट करके और दे आर गेटिंग बेटर ऑल्सो। तो उससे क्या है, हम अगर बच्चा उनका एलोपैथिक दवाई लेता हुआ आ रहा है तो हम उसमें एज एन एड ऑन पहले स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके टेपरिंग ऑफ एलोपैथिक डोसेज हो जाता है, क्योंकि कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को एलोपैथिक दवाई रेगुलरली नहीं देता बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग साइड इफेक्ट्स वगैरह की वजह से। तो इस वजह से हम लोग अपने बच्चों को धीरे धीरे करके उनको साथ में साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्टेंट से साथ में रखते हैं। हमारी स्टडीज़ में साइकेट्रिस्ट भी साथ में होते हैं, तो हम उसकी सलाह से इन दवाइयों को धीरे धीरे करके विड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, दैट इज़ हाउ वी आर ट्रीटिंग। बिल्कुल। प्रतीक ने हमें कॉल किया है रायपुर से। प्रतीक, शुक्रिया, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सवाल पूछिए। प्रतीक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम धन्यवाद मैम। जी प्रतीक, सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल ये है कि मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में हूँ। मैम मेरा सवाल ये था कि जब मैं क्लास 11-12 में था तो उस टाइम पे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी बहुत अच्छा था और मैं कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ऊंचा था मेरा। और अभी मैम ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी चीज़ को पढ़ता हूँ तो फिर मुझे ऐसा अंदर से फील होती है, कुछ नेगेटिविटी फील होती है, किसी से अच्छे से इंटरेक्शन में नहीं कर पाता और अपने आप को लेकर कुछ दिनों तक तो मैंने काफ़ी नेगेटिविटी रहा। फिर अभी धीरे धीरे जब मैंने योग करना शुरू किया तो थोड़ा सा सुधार आया है, मगर एक हफ्ते 10 दिन बाद फिर ऐसा लगता है कि फिर से मैं उसी मोड में चला गया हूँ। तो कॉन्संट्रेशन में मेरा सही नहीं रहता, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी कम हो गया है। तो अचानक मैं अभी अपने आप को बस अकेले रहने के लिए अंदर से आता है कि मैं अकेले ही रहूं। अच्छा प्रतीक, ठीक है जी। प्रोफेसर तनुजा जी, कैसे कब माना जाए कि अब ये अवसाद है या नहीं है? जैसे कह रहे हैं जब ये योग करते हैं तो ये ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो खुद महसूस करने लगे हैं कि जो मानसिक बल है उनका कम हो रहा है और उनको किसी और बाहर काउंसलर की या किसी ऐसे उपचार की ज़रूरत है कि जिससे उनका मानसिक बल बना रहे और वो फोकस करे अपने स्टडी में। तो उसकी वजह एक देखनी चाहिए कि कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का खाना बिल्कुल बासी होता है क्योंकि पर्यूषित स्टेल फूड इज़ वन ऑफ द रीज़न टू क्रिएट निगेटिविटी। तो उनको ताज़ा अन्न, कुछ ताज़े फल ज़रूर होना चाहिए। हम सभी स्टूडेंट को ये कहेंगे कि आप ड्राई फ्रूट जिसमें वॉलनट, अखरोट, बादाम ये जरूर ले कि जो अपना मानसिक बल बनाए रखेगा। दैट इज़ नंबर 1। सेकंड इज जो वो योग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि योग में जो प्राण है, ब्रीदिंग इज़ द वन विच कनेक्ट्स माइंड विद द बॉडी। तो अगर उसमें एक संतुलन, हार्मनी बनाए रखना है, मेंटल स्टेबिलिटी लाना है तो योग में मुख्यतः प्राणायाम, जिसको हम कपालभाति करें क्योंकि डिप्रेशन में ऊर्जा कम है, उत्साह कम हुआ है। तो कपालभाति रोज़ अगर 20 बार करें, देन उसके बाद भ्रामरी करें और उसके बाद ओम चैंटिंग करें और गायत्री मंत्र करें, तो उससे एक मानसिक उत्साह, ऊर्जा बनी रहती है एंड दैट शुड बिकम दी रूटीन फॉर एवरीवन। ये करना चाहिए। सेकंड इज़ द वन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आयुर्वेद में कहा है मन एक ही है। इंद्रिया देर आर कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि के कई सारे सोच के स्रोत है, लेकिन मन एक बार एक से ही जुड़ता है क्योंकि एक है। अगर वो नकारात्मक सोच से जुड़ा है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिसोसिएट एंड एसोसिएट विथ अ गुड थिंग। अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ अच्छी हॉबी हो, उनके अगर फ्रेंड्स नकारात्मक सोच वाले हो, निगेटिविटी की तरफ हो, पॉलिटिक्स हो स्कूल का, तो उससे उनको हटा के एक अच्छी सोच की तरह व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हॉबीज़ में कुछ इंडोर आउटडोर गेम करने चाहिए, खेलने चाहिए। तो उसमें मन को अगर आप एसोसिएट करोगे और फोकस स्टडी करोगे, आई थिंक दैट इज़ द की ऑफ द हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन। बिल्कुल। और डॉक्टर यतन, जिस तरह से एक युवा ही हैं जिन्होंने हमें कॉल किया, अगर एक और आंकड़ा बात करें तो 15 से जो 29 साल के युवा हैं उनमें मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण
आत्महत्या है। तो क्या ये भी बहुत बड़ा जो एक्सपेक्टेशन की बात आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव है उसका, ये वजह है? और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा हम डिप्रेशन के मामलों में कहते हैं, जैसे हमने भी बताया, कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, खुलकर बात करिए, चाहे परिवार वालों से बात करिए या दोस्तों से बात करिए। लेकिन अगर ऐसा माहौल नहीं मिल पाता तो क्या किया जाए? ये आंकड़ा सही है जो आप कह रहे हैं, और इस एज ग्रुप में डेफिनेटली बहुत कॉमन रीज़न है, और सुइसाइड का एक कॉमन रीज़न है डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी। डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं। हम कभी कभी बात करते हैं इलाज की, लेकिन इलाज से पहले और बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे कि एक बात आपने की कि औरों से बात करना, वो हेल्पफुल हो सकता है। उससे भी पहले एक स्टेप है जैसे हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प, कि हम लोग अपने लेवल पे भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से इम्प्रूव करें कि ऑन अ रेगुलर बेसिस हम अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमें अवसाद से दूर रख सकते हैं। बट ये समझना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हमें रोज़ करना है, क्योंकि लाइफ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसमें आप कुछ आज करें और कल ना करें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि वही फ़ायदा में अगले दिन हो जाएगा, ये शायद ठीक नहीं है। तो जो भी चीज़ें हमें खुद लगता है हमारी मदद करती हैं, भले ही वो एक्सरसाइज है, योग है, मेडिटेशन है, अच्छा खाना खाना है, समय पे सोना, समय पे उठना है, दोस्तों से बात करना है, तो हमें ना रेगुलर बेसिस करना है, क्योंकि हर दिन हमें कोई ना कोई स्ट्रेस झेलना है, और उसको अगर हम इफ़ेक्टिवली डील करना चाहते हैं तो हमें इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर भी करना होगा खुद को। तो सेल्फ हेल्प पे भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को ये समझाना कि कैसे आप खुद से अपने लेवल पे ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जो आप में अवसाद की बीमारी की प्रोबेबिलिटी को घटा सके, यह ज़रूरी है। ठीक है, अब एक सवाल हम लेंगे। जीमेल के ज़रिए ये सवाल हमसे पूछा है, अमित भट्टाचार्य ने ये सवाल हमसे किया है, और इनका सवाल है कि मैं 19 साल से LIC में कार्यरत हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो ऊंचाइयाँ चाहिए वो नहीं मिल पाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कभी हासिल नहीं कर सकता। क्या ये डिप्रेशन का लक्षण है, और अगर हाँ तो इसका उपाय बताइए। अमित जिस तरह की बात कह रहे हैं कि LIC में 19 साल से काम कर रहे हैं, और शायद हो सकता है इन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन खुद से रखी हो कि इन्हें बहुत कुछ हासिल करना है, वो हासिल नहीं हो पा रहा है, तो यही सोच इनके मन में घर कर गई है। तो क्या ये डिप्रेशन की वजह बन सकता है? मैम, खाली ये सिम्टम्स होने से हम ये नहीं कह सकते कि अवसाद या डिप्रेशन के डिजीज से पीड़ित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच कहीं ना कहीं हर एक के मन में होती है। और जब हम डिप्रेशन को रेट भी करते हैं, जैसे अगर उसका हमने डायग्नोसिस करना है, तो एक हमारा इंटरनेशनल स्कोर होता है जिसको हम हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल कहते हैं। अच्छा। उस स्केल के बेसिस पे अगर आपका स्केल में 0 to 9 का आपका आंसर आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल डिप्रेसिव। और उसमें हम इंटेंसिटी भी आती है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की जब 13-17 से अबव स्कोर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट है। और सिम्टम्स भी जिस तरीके से ये सिम्टम्स आते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स अगर 15 दिन तक एटलीस्ट लगातार अपने आप को बिल्कुल सोसाइटी से अलूफ कर दें, बिल्कुल खाना नहीं खाना, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, 15 दिन तक अगर उनको इस तरीके के लगातार सिम्टम्स आते हैं, 15 दिन से ज़्यादा, तब हम उसको डिप्रेशन की स्टेज में माना जाता है। जब आप अपना डेली रूटीन्स का काम भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको मन उदास होता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, उसमें आपका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है, आपका डाइट के थ्रू, लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू। उसमें हम आपको डिप्रेशन नहीं डायग्नोस करते एज सच। अच्छा, ठीक है। बसंत ने हमें कॉल किया है, नागपुर से जुड़े हैं। बसंत, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं नागपुर से, मेरी उम्र 64 है जी। और मैं 9 रिटायर VRS लेने के बाद, उसके बाद 2 साल के बाद मुझे थोड़ा डिप्रेशन महसूस हुआ था, तो मैं डॉक्टर की दवाई लिया था। और उसके बाद मैं थोड़ा बीच में अगर बंद किए तो फिर से वो 2-4 दिन, 8-15 दिन के बाद रिपीट होता था। तो फिर सिम्टम्स ऐसे थे कि थोड़ा सा डर लगना, किसी बात से एकदम कोई चीज लेना, ऐसा थोड़ा सा लगता था, नींद एकदम से खुलना, इस प्रकार के सिम्टम्स थे। तो दवाई मैं 9 साल से, तो मेरा ठीक है, लेकिन अभी 9 साल से कंटिन्यू दवाई ले रहा हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा उसको 3-4 दिन के बाद ले रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य उसमें ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन मैंने उसको गैप से लेना चालू कर दिया है। 4 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद लेता हूँ। तो ये उसमें मुझे तकलीफ कुछ भी नहीं हो रही है और एक प्रकार का स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो ये ठीक है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा बसंत, एक बार ये क्लियर कर दीजिए, आप 2 साल से दवाई ले रहे हैं या नहीं, 9 साल से दवाई ले रहे हैं? अच्छा, 9 years। कौन सी दवाई ले रहे हैं आप बता सकते हैं? हाँ, इटिलॉन S10। अच्छा, डॉक्टर यतन,
जी। अब कह रहे हैं ये 4 दिन के गैप में दवाई लेना भी शुरू कर दिया है इन्होंने, तो क्या धीरे धीरे देखिए, मैं वसंत जी को सलाह दूंगा कि अगर कुछ समय हो चुका है, उन्हें पूरी तरह ठीक हुए, पूरी तरह का मतलब है कि ना सिर्फ सिम्टम्स चले गए हैं बल्कि वो अपनी लाइफ में उस तरह के पैटर्न में वापस आ गए हैं जैसा पहले था। ऐसा अगर हुए कम से कम 6 से 9 महीने हो चुके हैं तो शायद अब दवा की डोज़ को कम करके बंद कर सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह से कम नहीं करना चाहिए कि मैंने 3 दिन नहीं ली और चौथे दिन ले ली। आइडियली हम उसको कम करते हैं, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करके, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जैसे कि वो 10 mg की गोली ले रहे हैं तो उन्हें 7.5 mg करना चाहिए आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, फिर 5 mg, फिर 2.5 mg और फिर 0। लेकिन ये डेली इन्हें लेना चाहिए, 3 दिन ना लेना और 1 दिन लेना ये तरीका सही नहीं होगा। ठीक है, यानी जो आप बसंत 4 दिन का गैप दे रहे हैं वो डॉक्टर सही नहीं बता रहे हैं। जो mg है उसको धीरे धीरे कम करिए और उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे आपकी दवाई छूट जाए। और ये भी है कि अच्छी सोचिए और अच्छा जीवन जिए, जो आपकी दिनचर्या है उसको अच्छा बनाइए और धीरे धीरे हम भी उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी हमने युवाओं की बात करी, डॉक्टर अगर महिलाओं की बात करें, आपने मेनोपॉज एक बड़ी वजह बताई, इसके अलावा भी हमने देखा है कि महिलाएं, एक कॉलर भी आया था जिनकी पत्नी परेशान थी डिप्रेशन से। महिलाओं में अक्सर क्या वजह होती है डिप्रेशन की? क्योंकि हम जानते हैं कई ऐसी महिलाएं जो घर में रहती हैं, बाकी जो हस्बैंड है वो ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, वो अकेली हैं, तो क्या वजह हो सकती है और क्या उसका उपाय हो सकता है? जी, देयर आर मेनी थिंग्स। एक तो हार्मोन की असंतुलन के कारण उनको डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन जो आपने कहा कि महिलाओं में शुरू के ज़माने में इट इज़ ओनली कुकिंग वाज द ओनली वन थिंग कि महिलाओं के, लेकिन अभी महिलाओं को आप देखें कि तो मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, क्योंकि घर में भी उसको घर देखना है, फैमिली को देखना है, ऑफिस में ऑफिस को देखना है। और जैसे कई बार कोई एग्जीक्यूटिव्स हो जाती तो उसको डिफरेंट जगह पे उसको डिफरेंट रोल निभाने हैं। एक रोल में से बाहर आके कभी वो माता है, कभी पत्नी है, कभी वो ऑफिसर है, कभी, तो दीज डिफरेंट टास्किंग उसको करने के लिए एक स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ी है आज के दिन में। अगर हम कहें तो उसके लिए उसका एक मनस का कमजोरी जल्दी हो जाती है। तो मेंटल स्ट्रेन बनाए रखने के लिए उसको सबसे पहले वो अपने फैमिली को देखते हुए वो अपने खान पान के प्रति, लाइफस्टाइल के प्रति कम ध्यान दे पाती है। तो उसको डाइट, उसका सभी के साथ उसका खुद का डाइट अच्छा रखना चाहिए। कई बार महिलाओं को नींद उनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि इट इज़ सेड दैट कि कंपेयर टू मेल महिलाओं को 1 घंटा ज़्यादा चाहिए रेस्ट। अच्छा। तो वो रेस्ट अक्सर कमी होती है। 8 घंटा सोना, 8 घंटा काम करना और 8 घंटा सभी का अपना दिनचर्या देखना, दैट शुड बी 8-3-24 संतुलन होना चाहिए। वो नहीं होता है, दैट इज़ मेन थिंग। एंड सेकंड थिंग, घर में जैसे कि अभी कई जैसे यंग लेडीज़ को मैंने देखा है कि 1 महीने की 6 महीने का बच्चा घर में छोड़ के वो ऑफिस चलती हैं। अगर हमें सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें तो ऑफिस में अगर क्रश है, सो देयर आर सम मेजर्स विच कैन बी टेकन टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द females at workplace. That is number one thing. And second thing, जो WHO ने कहा था 2017 was the year for the depression, और उसका मोटो था let us talk। क्योंकि महिलाएं वही बार आपस में गॉसिपिंग, कुछ निगेटिविटी, वो मानसिक रीते थोड़ी कम सेंसिटिव होती है, तो वो उनको जो टॉक जो है वो सेल्फ टॉक, और अच्छे लोग जो है उनसे उनकी व्हाट इज़ द रीज़न फॉर देयर स्ट्रेस वो उनको शेयर करना चाहिए, सो दैट दे गेट द काउंसलिंग और उनका आत्मबल बढ़े। और मेनोपॉज में बेसिकली उनको वात को कम करने के लिए वंस इन अ वीक उनको मसाज करना, संतुलित रखना वात को, वो बहुत ज़रूरी है। ताज़ा खाना, क्योंकि महिलाएं जो घर में रहता है वो खुद लेती है दूसरे दिन, तो वो संतुलित, मतलब जो स्टेल फूड है, दैट इज़ द वन रीज़न which causes the depression, the recent study says। यानी जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। Yes, बिल्कुल, you तो are खाना what अच्छा we रखें। eat। बिल्कुल। एक और कॉलर है, राहुल ने हमें कॉल किया महाराष्ट्र से। राहुल, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए अपना। थैंक यू मैम। अभी मैं 24 साल का हूँ जी। और मैं 10वीं तक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मुझे अच्छे मार्क्स मिले 10वीं तक, लेकिन उसके बाद मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो गई और अभी 9 साल से मैं उस बीमारी से परेशान हूँ, डिप्रेशन से। पढ़ाई में मन नहीं लगता, अकेला कभी कभी आत्महत्या करने के भी ख्याल आते हैं। और मैं इस सराउंडिंग में रहता हूँ कि
बीमारी को लोग सही नहीं मानते, या ये ऐसा होता है वो ये नहीं मानते। इसके लिए इसके कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अभी 4 साल से मैं एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ इंजीनियरिंग के, तो बार बार फेल हो रहा हूँ इस बीमारी की वजह से। बहुत पढ़ता हूँ लेकिन कुछ याद नहीं रहता, और हमेशा रहता है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, बार बार वही पढ़ना, और लो सेल्फ स्टीम। अच्छा, ये हर स्टूडेंट मेरे से अच्छा है और ऐसा लगता है मुझे, और कभी कभी इस वजह से मुझे सुसाइड के ख्याल आते हैं मन में। मैंने अच्छा, और कुछ भी बताना चाहते हैं राहुल आप? नहीं, मैं राहुल, बिल्कुल आपकी जो भी तकलीफ है वो बिल्कुल दूर होगी। आप बिल्कुल एक तो निराशा को हटा दें, और 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और आपके लिए हम तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आपके सवाल का जवाब लेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। राहुल की समस्या के बारे में डॉक्टर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी ने जो सिम्टम्स बताए हैं उनमें से बहुत सारे सिम्टम्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि उन्हें अवसाद या डिप्रेशन है। मैं स्पेशल ध्यान देना चाहूँगा कि वो जो आत्महत्या के विचार बता रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और ये एक सीरियस इशू है अपने आप में। मेरा सजेशन है कि उनको बिना किसी विलंब के किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और मैं उन्हें ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दिन बहुत अच्छा उपचार उपलब्ध है। अगर आप अपना पहला स्टेप लेंगे और ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको बहुत सारी जगह पर बहुत इफ़ेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दवाइयाँ, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, बहुत से इस तरह के एवेन्यूज़ आज के दिन हमारे देश में अवेलेबल है जहाँ पे आपको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे जाके इस हेल्प को ढूंढना चाहिए, एंड द मोमेंट यू सीक दैट हेल्प, वो हेल्प आपको मिलेगी एंड यू विल फील बेटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, जाकर एक मनोचिकित्सक से मिलना पड़ेगा। राहुल, देखिए, आपने पहला स्टेप तो लिया कि हमें कॉल किया और आपने अपनी परेशानी हमसे साझा की है। डॉक्टर इस बात का पूरा भरोसा आपको दे रहे हैं कि आपकी जो तकलीफ है वो दूर हो सकती है। बस आप जाके किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, किसी अच्छे मनोचिकित्सक से बात करें, आपको ज़रूर वो उपाय बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टर, आयुर्वेद के ज़रिए किस तरह से राहुल की मदद हो सकती है? ये बहुत नकारात्मक सोच इनके। आयुर्वेद में एक इसको कफज उन्माद कहा है। कफज तमोगुण और कफ की वृद्धि से ऐसे उनको जो सुसाइडल आइडिएशन जो है ना, जिसको ज़िंदगी में कोई अर्थ नहीं ऐसा लग रहा है, मानसिक अवसाद की स्थिति है, तो उसके लिए आयुर्वेद में एक होलिस्टिक और समग्र मॉड्यूल है जिसको हम चिकित्सा मैनेजमेंट है। इट इज़ नॉट ओनली कि आप एक मेध्य रसायन अश्वगंधा ले और ठीक होगा, ऐसा नहीं। तो उनको एक समग्र चिकित्सा मैनेजमेंट चिकित्सा लेनी चाहिए आयुर्वेद में, जो है सबसे पहले पंचकर्म है, जिससे हम वो उनको जो दोष है बढ़े हुए वो उसको हम कम कर सकते हैं। वमन है, विरेचन है, नस्य है। एक बार वो आयुर्वेद चिकित्सक के यहाँ आए, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी एक बड़ा टर्शरी केयर यूनिट है वहाँ, और ऐसे कई सारे जगह जहाँ वो है वहाँ हो सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सालय, वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद औषधि चिकित्सा है, सारस्वतारिष्ट, वचा, अश्वगंधा, त्रिकटु, ऐसे कई सारे मेध्य रसायन हैं जिनसे आयुर्वेद की औषध से उनका डिप्रेशन, अवसाद कम होगा, दोष कम होंगे और मन का बल बढ़ेगा। फिर जैसे हमने आहार, विचार, आचार, सद्वृत्त, सकारात्मक सोच के लिए कई सारे चीज़ें हमने अभी कही, वो उनको करना चाहिए। योग को साथ पे लेना चाहिए। लेकिन मैं एक ज़रूर यहाँ सबके लिए कहूँगी कि ये जो मानसिक जितने भी डिप्रेशन है या अवसाद है, उसकी चिकित्सा केवल एक शास्त्र में नहीं है। जो एक्यूट कंडीशन में अगर आप एंटी डिप्रेसेंट कुछ ले रहे हैं तो उसके साथ आप इंटीग्रेट करिए आयुर्वेद की जो आहार, विहार, आचार, योग से करिए, कुछ होम्योपैथी, तो इट इज़ अ इंटीग्रेटेड मॉडल और होलिस्टिक वे से उनका डिप्रेशन और ये बहुत कम हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनको लेटेस्ट टॉक, जो जिसके ऊपर उनका भरोसा है, ऐसे लोगों के संपर्क में रह के उसको वो शेयर करना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने हमसे शेयर किया, लेकिन उनकी जो संगति है वो भी बिल्कुल सकारात्मक सोच वाली होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट शुड बी कंड्यूसिव। बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण, आपसे भी राहुल के केस के बारे में मैं जानूंगी, लेकिन उसके पहले एक और कॉलर ले लेते हैं। हरियाणा से हमारे साथ दर्शन कुमार जुड़े हैं। दर्शन, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी दर्शन, आप तक आवाज आ रही है?
एक और कॉलर हैं, रवि ने दिल्ली से हमें कॉल किया है। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछिए। रवि, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, हेलो जी जी मैम ये हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है मैम, और कभी कभी मैम गुस्सा आता है फिर बात सोचने लगता हूँ तो काफी डिप्रेशन में चला जाता हूँ मैम। अच्छा, आपकी उम्र क्या है रवि? आपकी उम्र? रवि, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कुछ और जानकारी अगर आप इस बारे में दें। आपकी उम्र क्या है और क्या बात सोच के आपको गुस्सा आता है? सर मैम हम 26 ईयर्स के हैं, और सपोज लाइक कभी ऑफिस में कोई बात हो जाए या तो दोस्तों में कोई मतलब कोई बात हो जाए तो फिर इसके वजह से गुस्सा आ जाता है, कोई क्लोज फ्रेंड है तो। जी मैम। अच्छा, गुस्सा आने के अलावा भी और कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहेंगे? और भी कुछ समस्या है? नहीं मैम, बस गुस्सा ही गुस्सा आता है मैम, और फिर उसके बाद से मैं सोचने लगता हूँ, काफी डिप्रेशन चला जाता हूँ। अच्छा, डॉक्टर प्रवीण? जब आपको गुस्सा आता है तो आपका करने का मन क्या करता है उस समय? इस मैटर के ऊपर थोड़ा सा अगर हम जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं होम्योपैथी में, तो हम थोड़ी सी इनसे और जानकारी रवि, जब आप कह रहे हैं आप काम पे जाते हैं, ऑफिस में भी गुस्सा आता है आपको, तो उस समय आप करते क्या? अकेले बैठ जाते हैं या कोई एक्शन कुछ और करते हैं? नहीं मैम, केबिन में तो हम अकेले ही बैठे रहते हैं। हाँ, नहीं, जिस समय आपको गुस्सा आता है, मैं हरदम अकेले ही रहता हूँ मैम। जब आपको कॉलेज टाइमिंग से मैं अकेले हरदम अकेले रहा हूँ, इंडिविजुअल रूम लेकर पढ़ाई भी अकेले ही रूम लेकर, मतलब कि क्या हूँ, हरदम अकेले ही रहा हूँ शुरू से। जिस समय गुस्सा आता है, जिस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आता है, उसके लिए आपको क्या करने का मन करता है? जवाब देते हैं या कहीं झगड़ा तो नहीं होता आपका? नहीं, झगड़ा नहीं होता मैम, अपने आप को संभाल लेता हूँ मैं तो। ये कह रहे हैं कि संभाल लेते हैं, गुस्सा मनी मन ऐसा ये नॉर्मल रूटीन है सबके साथ ही। जब किसी को भी किसी का मन की भावना व्यक्त नहीं हो पाती तो सबको गुस्सा आता है, और गुस्सा आके अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो ये कोई एबनॉर्मल सिम्टम एज सच नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ। और दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि इन्होंने पढ़ाई भी अकेले की, अभी रहते भी अकेले हैं, तो वो एक कारण है। इनका लाइफस्टाइल इस तरीके का है। इनको चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ मिलें, अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें, और जिस समय गुस्सा है उस समय थोड़ा सा पानी का गिलास वगैरह पी लें। तो दैट इज द मतलब इसमें मेडिसिन अगर इनको लेनी होगी तो होम्योपैथिक दवाई जैसे हम लोग देते हैं, तो पूरे की पूरी बॉडी के और भी सिम्टम्स होते हैं जिनको हमारे मालूम भी नहीं होता कि किस वजह से उनको तकलीफ हो रही है, तो वो पूरी सिम्टम्स होलिस्टिक, मेंटल एंड फिजिकल दोनों लेके इनको मेडिसिन दी जाएगी, तो उससे ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। एक जीमेल के जरिए और सवाल आया है। भावना ने सवाल हमको मेल किया है। भावना ने बोला है कि मेरी उम्र 25 साल है, मैं छोटी छोटी बातों से परेशान होकर सोचने लग जाती हूँ, जिस वजह से मैं उदास रहती हूँ। मुझे देर रात तक नींद भी नहीं आती। इस सिचुएशन में मेरा एकदम अकेले रहने का मन होता है। क्या ये डिप्रेशन है? डॉक्टर यतन? इस मेल के अलावा मैं एक अपना ध्यान एक और तरफ आकर्षित करूंगा कि हमारे 3 कॉलर्स ने भी ये बात कही है कि जब हम 17-18 साल के थे तो हम अपनी लाइफ को कहीं बेटर तरीके से हैंडल कर पा रहे थे, और जैसे हम ये 22 से 25 की एज में आ रहे हैं तो हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो प्रोबेबली एक चीज़ का रिफ्लेक्शन है कि जब हम एडोलेसेंस से अडल्टहुड में स्टेप इन करते हैं तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है, जो हमारा बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आता है। तो बहुत बार ये एक्सपेक्टेशन जो हम खुद से रखते हैं कि जब हम एक स्टूडेंट थे या जब हम कॉलेज जा रहे थे और अब हम जब एक अडल्ट बन गए हैं तो उसी तरीके से सिचुएशंस को अगर डील करेंगे तो चल जाएगा, उसमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती हैं, आपका सर्कल चेंज होता है, आपके इंटरेस्ट्स भी चेंज हो सकते हैं, तो खुद को इन चीज़ों के लिए एडजस्ट और अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा हम पहले कर पा रहे थे, अगर हम वैसा ही नहीं करेंगे तो शायद हम में कोई कमी आ गई है, बट ये ज़रूरी नहीं कि आपकी कमी हो सकता है कि सिचुएशन की डिमांड ऐसी थी जो शायद आप उस वक्त पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो रियलिस्टिकली सिचुएशन को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो अपने खुद के रिसोर्सेज हैं, टाइम के साथ उन पे काम करना भी ज़रूरी है। आज के दिन जब हम स्टूडेंट लाइफ से अडल्ट लाइफ में स्टेप इन करते हैं तो जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव चेंज भी आता है। तो अपने जो रिजर्व्स हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं, उनको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना, उन स्किल्स को डेवलप करना, जिस तरह का काम आप करना चाहते हैं, अपने लिए समय रखना, अपने आसपास उन लोगों को रखना जो आपकी मदद कर सकते हैं, यह सब करना ज़रूरी है।
ये भी ज़रूरी है कि अगर इतना करने के बाद भी ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, ये थॉट प्रोसेस अगर परसिस्ट कर रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये बीमारी का रूप ले रहा है। अदरवाइज इट कुड बी समथिंग कि जो डे टू डे लाइफ की डिमांड्स हैं वो हम महसूस कर रहे हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको बेस्ट तरीके से डील करें, और मे बी ट्रांजिएंटली हमें लग रहा है कि हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर वो परसिस्ट करता है तभी हम इसको अवसाद या डिप्रेशन की बीमारी का नाम देते हैं। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर है, अमित ने हमें जौनपुर से कॉल किया है। अमित, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरी एज 34 ईयर्स की है। जी। मैं पिछले 1 साल से सीवियर डिप्रेशन प्लस एंजाइटी से सफर कर रहा हूँ, और मैंने पिछले 8 मंथ से एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराया है। तो मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लेना पड़ता है। हालांकि मैंने उनको बोला कि मुझे नॉन मेडिसिनल साइकोथेरेपी पे ले चलिए। उन्होंने बोला नहीं, आपका कंडीशन ज़्यादा सीवियर है, इसलिए आपको मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। तो मैडम, मुझे मिस्टर पलहारा सर से ये जानना था कि क्या लॉन्ग टर्म एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ये किडनी और लीवर पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं जाता है? ठीक है अमित जी, मैं ये कहूँगा कि आज के दिन जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत सेफ़ हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि क्योंकि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप वो सब इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहें, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट्स हैं जो हम हर 3 या 6 महीने के अंतराल पे कराते हैं। तो यूजुअली अगर आपको मेडिसिन लंबे टाइम के लिए भी लेनी पड़ती है तो हम पीरियोडिकली ये इन्वेस्टिगेशंस कराते रहते हैं, और उससे हमें स्टेटस पता चल जाता है कि लिवर का स्टेटस क्या है, किडनी का स्टेटस क्या है। एक बात और कि ये भी उन्होंने सही कहा कि कई बार हमारी एक्यूट कंडीशन इतनी सिवियर होती है कि हमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्स आने लगता है तो आप एज एन एड ऑन साइकोथेरेपी या काउंसलिंग या CBT का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट घट जाती है। बट आज के दिन जो मेडिकेशंस अवेलेबल हैं ज़्यादातर सेफ़ हैं, प्रोवाइडेड आप उसको ठीक डोज में ठीक तरीके से लें, और जो आपके फिजिशियंस हैं या साइकाइट्रिस्ट हैं जो आपको इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं, आप पीरियोडिकली वो कराते रहें। ठीक है। इसके अलावा प्रोफेसर तनुजा, हम युवाओं की ही अभी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की अगर बात करें, आजकल हम जान रहे हैं कोई भी सोशल मीडिया से दूर नहीं है, और ये भी बात सामने आती है कि असल ज़िंदगी में कोई इतना खुश है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग खुश दिखते हैं। तो क्या वो कंपैरिजन भी कहीं ना कहीं लोगों को नकारात्मक सोच की तरफ ले जा रहा है? बिल्कुल, मैं यही बात छेड़ना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं कि डिप्रेशन का जो पहल है तो वो लेटेस्ट टॉक में है, हम एक दूसरे से बात करें, सोशली हम ज़्यादा इंटरेक्ट हो हमारे फैमिली से, हमारे बाहर जो मित्र है या जो सोशली डिप्राइव्ड है उनके लिए कुछ काम करें, इससे डिप्रेशन कम होता है। लेकिन दिस इज़ अ वर्चुअल रियलिटी कि हम सोशल मीडिया पे है, मोबाइल पे हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस, हम व्हाट्सएप पे या किसी से सोशल मीडिया पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम सभी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अलग अकेले अकेले ज़्यादा हो रहे हैं। दैट इज़ द मेन कॉज फॉर सोशली विड्रॉन। तो हमें एक्चुअली फिजिकली समय देना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी ना किसी समाज का एक हिस्सा है। हैप्पीनेस इज़ नॉट गेटिंग, हैप्पीनेस इज़ इन गिविंग। तो ये हमें कुछ ऐसे एक्टिविटी में ज़रूर रहना चाहिए कि हमारी हॉबीज़ भी हो। पहले आउटडोर इंडोर गेम रहते थे, अभी तो सब मोबाइल गेम में जुड़े हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न विच इज़ गेटिंग सोशली डिप्राइव्ड। हम अकेलापन ज़्यादा महसूस उससे कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, आयुर्वेद ये कहता है कि जो पर्सनालिटी बनती है, मनुष्य बनता है, वो आत्मा, शरीरम, मन, ये तीनों त्रिदंड है। दीज आर द 3 पिलर्स। तो शुरू के ज़माने हमने, डॉक्टर साहब ने साइकोथेरेपी की, आत्मबल बढ़ाने की बात करी। अच्छे आहार से हम फिज़िकल फिटनेस रख सकते हैं जिससे उत्साह रहता है, लेकिन जो आत्मा है उससे ही आत्मबल अच्छा हो, उसकी प्रसन्नता अच्छी हो, तो डिप्रेशन कभी भी नहीं होगा। शुरू के ज़माने में हमारे हर एक घर में एक प्रार्थना स्थल होता था, रिचुअल्स होते थे, प्रेयर्स होते थे। आज का पूरा युवा इससे हट गया है, क्योंकि इफ़ वी रियली हैव टू एम्पावर आवर सोल एंड आत्मा कॉन्शियसनेस, तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसकी तरफ हम सबको बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बहुत ज़्यादा अवडंबर ना करें, लेकिन
वी रियली हैव टू थैंक दी गॉड ऑलमाइटी जो हर किसी का जो हर धर्म के है या फिर मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, उससे भी बहुत लाभ होगा। अच्छा। लेकिन दीज ऑल्सो शुड बी इंटीग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन एंड लाइफस्टाइल। इससे हट गए हैं, इसीलिए डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। ऋतिक ने हमें कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतिक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी ऋतिक। मैं 4 साल से। हाँ, टीवी की आवाज कम कर दीजिए ऋतिक, तब हेलो। बात करिए। जी, टीवी की आवाज कम करके मैंने अभी 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर भी अभी मेरा ये गवर्नमेंट है। हेलो जी मैंने बताइए। 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी फिर भी मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा डिप्रेशन फील कर रहा है। नहीं, क्या क्या महसूस होता है आपको? वो ऐसे ऐसे क्या ख्याल आते हैं यार। मैंने पहले मैंने क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई था मेरा, अभी तो डाउन हो गया है। ठीक है। आप परिवार के साथ रहते हैं ऋतिक? हेलो, आप परिवार के साथ रहते हैं? हाँ परिवार के साथ। हाँ ठीक है। डॉक्टर प्रवीण, इनको लग रहा है कि कहीं डिप्रेशन ना हो। 4 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। बेसिकली रिपीटेड फेलियर्स जो होते हैं ना, दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन एज सच। लेकिन इनके अंदर एक जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने के लिए इनको जैसे अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें और साथ में अपनी होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करें, काउंसलिंग लें अपने पेरेंट्स से, अपने जो काउंसलर्स होते हैं जिससे ये इनकी जिस पे इनको ज़्यादा फेथ है उनसे बातचीत करें और अपने आप को स्टडीज़ में थोड़ा और टाइम दें। दे हैव टू सीक सम एजुकेटर्स ऑल्सो जो कि इनको एग्ज़ाम्स क्लियर कराने में भी मदद करें। अगर उनको कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी पड़ती हैं, ही शुड ज्वाइन दोज क्लासेस ऑल्सो, बिकॉज नाउ ए डेज एवरीथिंग इज़ अगर आप थोड़ा सा उसमें अपना ध्यान उस तरीके से लगाएंगे तो यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट्स। तो 4 साल से अगर इनको फेलियर मिल रहा है तो थोड़ा सा इनके तरफ डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। और अगर रिपीटेडली ऐसी सोच आएगी तो देन डेफिनेटली इनको इलाज की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन अभी इस स्टेज पे ही शुड नीड काउंसलिंग एंड ठीक है, काउंसलिंग। ठीक है। एक सवाल लेंगे, ये भी ईमेल के जरिए हमारे पास आया है। पवित्रा ने ये सवाल हमसे पूछा है। पवित्रा का कहना है कि कुछ उपाय बताएं जो सारे साल मतलब पूरे साल अपनाकर डिप्रेशन से दूर रहा जा सके। और मेरा ये सवाल डॉक्टर यतनपाल जी से है, यानी एक जनरल जानना चाहते हैं किस तरह का रूटीन हो, किस तरह की सोच हो जिससे आप डिप्रेशन से दूर रह सकें। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। अभी तक हम एक डिजीज़ की बात करें, एक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये बात नहीं करें कि आपको बीमारी है, यानी हम बात कर रहे हैं कि आपको बीमारी नहीं है और आपने अपनी मेंटल रिजर्व्स को उस लेवल पे पहुंचाया है कि जब भी लाइफ में स्ट्रेस आएगा आप उसको इफ़ेक्टिवली हैंडल कर पाएँ। तो उसे हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का नाम देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑन अ रेगुलर बेसिस अपने लिए कुछ ऐसा करें जो आपको रिलैक्स करता है, आपको कंफर्ट देता है। वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, अपने दोस्तों से बात करना हो सकता है। बट हम लोग जो सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि सभी को कम से कम कुछ समय के लिए कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी दिन में ज़रूर करनी चाहिए। सभी को कम से कम कुछ समय के लिए घर से बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। सभी को कम से कम कुछ समय उन लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए जिनसे बात करके आपको अच्छा लगे। सभी को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो आपको मेंटली रिलैक्स करे। इन अ नटशेल मैं ये कहूँगा कि आपको अपने लिए अपने पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम निकालना ज़रूरी है जब आप अपने साथ हों, जिस टाइम पे आप अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करके देख सकें कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, उसको आप कैसे अच्छा कर सकते थे और अगले दिन के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकें। और ये आपको कॉन्शियसली करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम दिन में इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो सारा किया हुआ आने वाले दिनों में आपको ये लगने लगता है कि ये तो व्यर्थ था, ये बेकार था। तो ऑन अ डेली बेसिस अपने लिए कुछ वक्त निकालना, अपने आसपास शौक पूरे करना, अपने को टाइम देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह की बात आपने कही, मैंने कहा कि शौक ज़रूर पूरे करें और अपने लिए समय निकालने का मतलब है, मैं फिर वही कहूँगी कि थोड़ा मोबाइल को दूर रखें और जो असल के जो लोग हैं उनमें घुले मिलें और उनसे बातचीत ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और उस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा कि अवसाद को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है और एक बात को मन में बैठा लीजिए
कि आप दुखी हैं तो इसका कारण कोई और नहीं, आप खुद हैं, क्योंकि आपने दुख का पर्दा लगा रखा है जिसके आगे आपको कुछ और दिख ही नहीं रहा। यकीन मानिए जिंदगी अनमोल है और बेहद खूबसूरत है, जिसमें खुशी और गम दोनों का ही आना जाना लगा रहता है। इसलिए गम को अपने पर हावी मत होने दीजिए और बस थोड़ी हिम्मत कीजिए। जिंदगी के अच्छे और बुरे पहलुओं पर परिवार और दोस्तों से खुलकर बात कीजिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।